खुद से नहीं करना, निकालो इसका आंसर जल्दी, गिव मी द आंसर। हाँ भाई, एनीबॉडी? $390.5 आएगा, करेक्ट है, 390.5 आ रहा है ना। यूनिट क्या बोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बोल इनवर्स, तो यूनिट यहां पर हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बोल इनवर्स, क्लियर ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कायदे से मतलब क्या है कि फॉर्चुनेटली क्या है भाई, फॉर्चुनेटली वही है ना कि जैसे हमने जो एग्जांपल करा क्वेश्चन उसी पर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अरे समझे सारे? इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, मेंस में से खूब क्वेश्चन आते हैं, इसमें मेंस से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो चलिए इस तरीके से बात यहां पे करेंगे और अभी ये फाइनल हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल जो कि क्वेश्चन नंबर 9 होगा। और जो 9th क्वेश्चन है, जो 9th क्वेश्चन आपका है ना, वो एक्चुअल में इससे पहले के टॉपिक का है। कोलेरॉस लॉ से पहले भी 2-4 फॉर्मूलाज हमने पढ़े ना, क्वेश्चन उसका भी करना बनता है, तो हम उसका क्वेश्चन अभी करेंगे। इसको नोट किया सबने? ये सबका नोट हो गया, कंप्लीट हो गया, बताना। हाँ जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो उसको। हटा दो, चलो हटा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जरा। चलिए 9th क्वेश्चन की अब बात करेंगे। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। चल ये कैसे कर सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं। देख भाई, जिसको वीडियो में दिक्कत है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है ना, तो वीडियो तो अपलोड होता है ना साइट पे, अरे होता है ना अपलोड वीडियो, वहां से देख लेना, उस पोर्शन को देख लेना जहां पे आपको दिक्कत आ रही होगी। 9th क्वेश्चन, इसके बाद करेंगे 9th क्वेश्चन, देखते हैं कैसे हो सकता है। पहली बात, क्वेश्चन को समझिए, क्या कुछ यहां पे कहा गया। The equivalent conductance of 0.1 normal solution of MgCl2 is 97.1 यूनिट इसका दिया हुआ है at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। A cell with electrode that is 1.5 centimeter square in surface area and 5 centimeter apart is filled with 0.1 normal MgCl2 solution. How much current will flow when the potential difference between the electrode is 5 volts? जैसे मैंने हमेशा से बोला है कि क्वेश्चन को समझना 50% क्वेश्चन को सॉल्व करने जैसा हो जाता है। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको यहां पे लैम्डा गिवन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है ना, नॉर्मलिटी आपको यहां पे दे रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दिया है, नॉर्मलिटी आपको यहां पे दे रखा है, और एक और यहां पर है ना लेंथ और एरिया L/A, याद है? अरे करते हैं ना कुछ L और A का कुछ इस्तेमाल तो होता है हमारे न्यूमेरिकल्स में, सबको याद है? लिखे बता, L/A का यूज हमने किया था ना कई बार, L का मतलब लेंथ, A का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अबे याद है? अरे कुछ बताया था ना, नहीं है तो जल्दी से फटाफट नोट्स में देख लो, आपको दिख जाएगा, नोट्स में देखो आपको दिख जाएगा। हाँ तो सोचिए, लास्ट वाली लाइन में आपको करंट कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, लास्ट वाली लाइन को पढ़ो, करंट कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? अगर करंट कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो जो पहला सेक्शन इस सवाल का है उससे हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, और जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट पॉसिबल हो जाएगा तो करंट को भी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। तो लास्ट वाली लाइन को छोड़ के बाकी जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दे रखा है उससे आपको रेजिस्टेंस यहां पे कैलकुलेट करना चाहिए। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से सब, यहां देखो, देख क्या हो सकता है। एक टर्म याद रखो, सेल कांस्टेंट, एक टर्म है सेल कांस्टेंट। देखो ध्यान से, सेल कांस्टेंट को हम यहां पे डबल सी से पूरे चैप्टर में एक्सप्रेस करेंगे। डबल सी का मतलब यहां पर क्या, लेंथ बाय एरिया। सेल कांस्टेंट का मतलब लेंथ अपॉन एरिया होता है, इसका यूज हमने किया हुआ है ना, इसका एक स्पेसिफिक नेम है जिसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं।
वो लेंथ यहां पर क्या दिया आपको, लेंथ इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो लेंथ आपको दिया 0.5 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोड का लेंथ आपको दिया 0.5 सेंटीमीटर, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है 1.5 ना, मतलब जो सेल कांस्टेंट यहां पर होगा 1/3 के बराबर होगा, जो L/A का डेटा यहां पर होगा 1/3 के बराबर हो जाएगा। मैंने बोला है कि आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहिए, और जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा तो आराम से करंट भी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। और एक चीज और, ये किस में होगा, सेंटीमीटर इनवर्स में ना, याद कर भाई, L/A का डेटा सेंटीमीटर इनवर्स में होगा, लेंथ यहां पे सेंटीमीटर में है और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अरे समझे, इतना लिख के बता, समझे जो मैं कर रहा हूं, समझ में आ रहा? L/A मैंने क्यों कैलकुलेट करा, कोई बता सकता है? L/A मैंने क्यों कैलकुलेट करा? एनीबॉडी, एनीबॉडी कैन आंसर? कोई आंसर कर सकता है मैं क्यों L/A पे जोर दे रहा हूं? क्यों मैंने L/A को कैलकुलेट करने का सोचा है? क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ध्यान से देख कैसे करेंगे सब, यहां देखो, देख हमने सीखा था, याद करिए, लैम्डा, लैम्डा मतलब क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सबको याद है? लैम्डा इज इक्वल टू यहां पर होगा K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, याद करो, होता था ये, होता था ना। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये नहीं, आप याद करिए, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये बिल्कुल नहीं है, याद करो, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये बिल्कुल नहीं है, फिर भी जब नॉर्मेलिटी दिया होगा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, आप याद करिए, ये सब हमने करा हुआ है ना। अब उसका न्यूमेरिकल्स यहां पे करना है, तो चलिए करते हैं। अब एक चीज और, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू, याद करो, के को लिखा जा सकता है C इंटू L/A ना, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा घर पे आपको रिवाइज करते रहना है चीजों को। हाँ भाई, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था ना कि K इज इक्वल टू C इंटू L/A होता है, याद है सबको? अब याद है कि भूल गए? देख इतना सारा फॉर्मूला है ना, K इज इक्वल टू C इंटू L/A, नोट्स में होगा, देखना उसको, नोट्स में है ना। ये C क्या है, पता है C क्या है इस केस में? C यहां पर क्या है, बोल जल्दी, व्हाट इज C? हाँ, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है ना। तो अगर यहां पे C को 1/R करेंगे तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का रास्ता तो साफ हो जाएगा। तो वही कुछ करते हैं, देखिएगा यहां देखो सबके सब, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू C को लिख सकते हैं 1/R इंटू आपको यहां पे करना पड़ेगा L/A इंटू आपको यहां पे करना पड़ेगा 1000 बाई नॉर्मेलिटी, ऐसा कुछ करेंगे। जैसे मैंने बोला कि हमारा प्राइमरी टारगेट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, R को सेपरेट कर लेना, तो अगर यहां पे R को सेपरेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, 1/λ इंटू आपको यहां पे करना पड़ेगा L/A इंटू आपको यहां पे करना पड़ेगा 1000 बाई नॉर्मेलिटी। क्लियर? अब बताइए, अब यहां पे आराम से डेटास को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, आराम से यहां पे डेटास को सब्सटीट्यूट करके R कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है। तो चलो जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं ना, देखना क्या होगा, 1/λ मतलब क्या, 97.1 इंटू L/A को हमने 1/3 पहले ही कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई विद 1000 अपॉन व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। देख नॉर्मेलिटी आपको यहां पर क्या दिया है, पढ़ दो जरा, नॉर्मेलिटी है कितना है भाई, 0.1, नॉर्मेलिटी यहां पे 0.1 के बराबर है, मतलब कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो चलो जल्दी से इसको कैलकुलेट करके आंसर कैलकुलेट करते हैं भाई, चलो जी शुरू करते हैं। 1000 ये 34 के आसपास आ रहा, आंसर यहां पे 34.33 आ रहा, राउंड ऑफ करके अगर आंसर लिखा जाए तो आंसर यहां पर आता है 34.33। ध्यान से, ये होगा 34.33 ओम, ये रेजिस्टेंस है, कैलकुलेट हो गया। अब रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया ना, अब सोचिए ध्यान से, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया 5 वोल्ट्स के बराबर, अरे है ना ऐसा, और आपको यहां पे करंट आई को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, अप्लाई द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। आप सबको इसका आइडिया होगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना, अरे सबको याद है, आई का मतलब क्या, वी अपॉन आर हो जाएगा। तो चलो वी की वैल्यू पुट करिए, कितना है 5 डिवाइडेड बाई 34.33, 0.14 आंसर है, राइट आंसर इज 0.14 एम्पियर।
करेक्ट आंसर यहाँ पे 0.14 एम्पियर के बराबर हो गया और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अरे समझे सर, लिख के बता, समझे क्या किया मैंने? रिपीट में कर दे रहा हूं, देख मैं रिपीट कर रहा हूं। सेल कांस्टेंट पहले ही कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है, लेंथ एरिया से निकाल लिया भाई, जो झंझट है कैलकुलेशन का उसको पहले पूरा कर लो ना। तो चल L/A हमने यहीं पे कैलकुलेट करके रख लिया, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, आप याद करें ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है ना। अब इसमें K प्रेजेंट है, कैलकुलेट तो रेजिस्टेंस करना है, लेकिन हमें मालूम है, हमने डिस्कस किया है K इज इक्वल टू C इंटू L/A, तो K को ऐसे सब्सटीट्यूट करेंगे। और याद करिए हमने डिस्कस किया हुआ है, या पहले से जानते थे कि जो कंडक्टेंस होता है 1/R के बराबर होता है ना, तो अगर सब कुछ यहां पे सब्सटीट्यूट करोगे तो R को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। अगर R को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो गया, V तो दिया हुआ है ना, अगर R को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो गया, V दिया हुआ है, तो आराम से ये करंट भी कैलकुलेट हो जाएगा और अब ये फाइनल हो गया। और बात को समझे, लिख के बता यस और नो। देख भाई ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हंसी मजाक टॉपिक नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से सिंपलेस्ट वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करी है ना। आप कहीं से भी इसका फीडबैक ले ले, किसी भी इंस्टीट्यूट से, वहां पे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना। तो मैंने कुछ ट्रिक्स के हिसाब से इसको सिंपलेस्ट वे में कराने की कोशिश करी है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये कोलरॉस लॉ है नहीं ना? अबे कोलरॉस लॉ है क्या? ये कोलरॉस लॉ नहीं है, इससे पहले वाला है। ये इससे पहले वाले जो कुछ हमने डेरिवेशंस करे थे ना, ये उससे रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, वो करेंगे तो लगता है कि और ज्यादा मामला क्लियर हो जाएगा। आप इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिक्कत आना बिल्कुल स्वाभाविक है, दिक्कत आती है, वो सबको आती है ना। लिक्विड सॉल्यूशन इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा इजियर है, उसमें अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो उसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, मगर यहाँ पे कंफर्ट जो है वो अक्सर फील नहीं होता। फिर भी मैंने कुछ ट्रिक्स के जरिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्रिक्स आपको बताए हुए हैं। अब प्रैक्टिस आप करेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। चलिए अब अगले सवाल की बारी है, दैट विल बी, इसको नोट करो जल्दी से, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 20। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 करना है, जिनका बच रहा हो जल्दी नोट करेंगे। हो गया? हटा दो? ठीक, अब हटा दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एंड द क्वेश्चन इज resistance of conductivity cell when filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. If resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution. The conductivity of 0.1 molar KCl solution is 1.29 Simon per meter. देखिएगा ध्यान से, यहां पे साइमन पर मीटर है, थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ये साइमन पर मीटर है ना, थोड़ा सा खुद को ऑप्टिमाइज करो पहले। देखो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं, थोड़ा सा खुद को ऑप्टिमाइज करो। देखो हमने जो क्वेश्चन करे उसमें जो मोलैरिटी वाले सवाल थे, मोलैरिटी मतलब अरे वही जहां पे मोलैरिटी रहता था, याद करो जहां पे मोलैरिटी रहता था, K इंटू 1000 में मोलैरिटी, अभी कुछ याद है ना। उसमें बताओ, उसमें जो K का एक्सप्रेशन था, K का यूनिट क्या था? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ना। अब याद करिए जब मोलैरिटी का जिक्र होता था, मोलैरिटी वाले न्यूमेरिकल हम करते थे, उसमें साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में करते थे, है ना। तो अगर सोचिए अब आपको यहाँ पे एसआई सिस्टम में जाना है ना, अब एसआई सिस्टम में जाने का मतलब आपको मोलैरिटी छोड़ना पड़ेगा, आपको मोल पर क्यूबिक मीटर करना पड़ेगा कंसंट्रेशन ना, वो तो मुश्किल है। तो सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट आइडिया क्या होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इसको इजी कैलकुलेशन बनाए रखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, मुझे कोई बताएगा? सबसे बढ़िया ऑप्शन यहां पर क्या हो सकता है? साइमन पर मीटर को कन्वर्ट कर दो साइमन पर सेंटीमीटर में। पहले एक काम करो, पहले कर दो, हाँ बिल्कुल वही करो। चलिए यहां देखिए सब,
तो चलिए ये K है, कंडक्टिविटी मतलब क्या, याद करो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी सेम होता है ना, तो कंडक्टिविटी मतलब K होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो K आपको दिया है कितना, पर तो जरा K आपको दिया 1.29 साइमन पर मीटर। ये साइमन मीटर इनवर्स है ना, हम इसको साइमन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और इसको एकदम कायदे से करेंगे। 1.29 इंटू इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 साइमन अपॉन यहां पर पॉसिबल होगा 1 मीटर, ऐसा कुछ करेंगे, सबको दिख रहा है। और हम इसको साइमन पर सेंटीमीटर में ले जाना चाहते हैं। अगर हम इसको साइमन पर सेंटीमीटर में ले जाना चाहते हैं तो मीटर को सेंटीमीटर करना पड़ेगा। सेंटीमीटर मतलब कितना बोल, 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इसको यहां पे स्पष्टता लिखा जा सकता है 1.29 मल्टीप्लाइड बाई 1 साइमन अपॉन यहां पर क्या बोल जल्दी, 100 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे बोल क्या रिजल्ट आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आपका रिजल्ट यहां पर हो जाएगा 1.29 इंटू कितना बता 10 की पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब कि हमने केसीएल का, पोटेशियम क्लोराइड का के हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको देख रहा होगा ये हमने पोटेशियम क्लोराइड का के कैलकुलेट कर लिया। अब आइए बाकी बात करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल विथ विच फील्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर, 1 मोलर हो गया। देखिएगा अगर हमने लिया 0.1 मोलर केसीएल, मोल पर लीटर का मतलब मोलर, मोलैरिटी मोलर तो सेम है। अगर हमने लिया 0.1 मोलर केसीएल, कितना भाई 0.1 मोलर केसीएल, ये जो रेजिस्टेंस आएगा इसको R1 कह लो ना। तो R1 यहां पर कितना बोल 100 ओम। ये जो R1 का डेटा यहां पर है दिस इक्वल्स टू 100 ओम। देखिएगा 0.1 मोलर केसीएल, R1 की वैल्यू 100 ओम। और बता, लेकिन अगर कंसंट्रेशन यहां पर हो जाता है 0.02, अगर कंसंट्रेशन यहां पर हो जाएगा 0.02 मोलर केसीएल, अगर कंसंट्रेशन यहां पर हो जाएगा 0.02 मोलर केसीएल, तो जो रेजिस्टेंस यहां पर होगा उसको R2 से अगर एक्सप्रेस करेंगे तो R2 का डेटा यहां पर होगा 520 ओम। R2 का डेटा यहां पर होगा, सिंपल है, दिस इज इक्वल टू 520 ओम। देख रहा, चलो भाई सबसे पहला काम, चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। किसका भाई, आपको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है 0.02 मोलर केसीएल का। आपको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है 0.02 मोलर केसीएल का। कुछ भी करने से पहले L/A निकालना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान से देखें आप समझ जाएंगे। ये K किसका दिया है पर, तो ये कंडक्टिविटी किसका है 0.1 मोलर का ना। ये जो K है वो किस सॉल्यूशन का है बता, इस वाले सॉल्यूशन का K दिया हुआ है और हमारे पास उसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है ना। मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसका L/A कैलकुलेट किया जा सकता है। थोड़ा ध्यान से देखो, K है ना, इसको K1 मान ले, पहला सॉल्यूशन 0.1 मोलर ना। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ठंडे दिमाग से, पहला सॉल्यूशन 0.1 मोलर, उसके कंडक्टेंस को K1 माना, तो K1 इज इक्वल टू क्या होगा बोल, C1 इंटू L/A ना। देख पहले सॉल्यूशन का K1 आपको मालूम है, उसका मोलैरिटी आपको होता है, रेजिस्टेंस भी मालूम है। अब देखिएगा ध्यान से, K1 इज इक्वल टू C1 को लिख सकते हैं 1/R1 इंटू यहां पर क्या पॉसिबल होगा L/A, ऐसा करेंगे। अब चलिए यहां पे आराम से L/A कैलकुलेट करने की सोच। अगर हमने L/A को यहां पे कैलकुलेट करने का सोचा तो L/A का मतलब यहां पर क्या होगा K1 इंटू R1। तो K1 का डेटा बोल कितना है भाई, K1 का डेटा हमने कैलकुलेट करा ना 1.29 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना बता भाई, रेजिस्टेंस यहां पे 100 ओम के बराबर है। रेजिस्टेंस कितना है बोल, 100 ओम के बराबर है ना। तो यहां पर क्या करेंगे 100 लिख लेते हैं, बता क्या रिजल्ट आएगा, ये 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स L/A आ गया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर इतना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको यहां पे फिर से लेना है 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन।
और इसका क्या क्या निकाला, बता दो इसका क्या क्या निकालना है, बता दो मुझे जल्दी से। बोल इसका क्या क्या निकालोगे, क्या क्या कैलकुलेट करोगे, बता भाई। अरे कुछ एक्टिव भी बनो ना, क्या निकालेंगे इसका क्वेश्चन पर। इसका क्या क्या निकाला, इसका के निकालना है और इसका म्यू भी कैलकुलेट करना है ना। इसका के निकालना है और इसका मोलर कंडक्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका K2 निकालूं, अब ऑब्वियस ही बात है, इस सॉल्यूशन का K1 तो इस सॉल्यूशन का K2 मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। तो अगर मैं K2 निकालूंगा, K2 का मतलब यहां पर होगा C2 इंटू एल बाई ए। और एक चीज और, सेल तो सेम है ना भाई, अरे सेल तो सेम है, उसका डायमेंशन तो सेम रहेगा। एक बार जो एल बाई ए कैलकुलेट हो गया, वो सॉल्यूशन 1 का भी है और सॉल्यूशन 2 का भी। ये बात समझे, लिख के बता, लिख के बता, ये बात समझे क्या बोला मैंने, सेल तो सेम है ना, हाँ या ना, सेल तो सेम है ना। एल बाई ए तो किसी सेल का होता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद करना। ऑब्वियस सी बात है, जो सॉल्यूशन 1 का एल बाई ए वैल्यू होगा वो सॉल्यूशन 2 का भी हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो चलिए भाई, एल बाई ए तो ऊपर कैलकुलेट हो चुका है, बाकी कुछ करते हैं ना। अब बताइए, ये जो K2 यहां पर होगा, इसको लिख सकते हैं क्या, C2 का मतलब क्या, 1 बाय R2 इंटू यहां पर सिंपल सी बात पॉसिबल हो जाएगा एल बाई ए। अब इसको सॉल्व करें, बोल R2 दिया 520, तो आपको यहां पे करना पड़ेगा 1 बाई 520 इंटू, जहां तक एल बाई ए का सवाल है, एल बाई ए का डेटा दिया 1.29, यहां से K2 फाइंड करना पॉसिबल हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो जी, .0024 यानी 2.4 इंटू 10 की पावर -3, राउंड ऑफ करेंगे तो 2.5 आएगा। 2.5 इंटू 10 की पावर -3, देखिए हो जाएगा 2.5 इंटू यहां पर होगा 10 की पावर -3, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ना, क्योंकि भाई ये तो सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो क्या रिजल्ट आएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये कैलकुलेट हो गया। अरे बात को समझे, अब बता, अब आगे बोल क्या करेंगे। मगर यहीं पे क्वेश्चन रुकना नहीं, और भी कुछ है ना इसमें, वो बता इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, बोल अब क्या निकालना, बता मुझे, बता इसके बाद क्या निकालना। मैं रिपीट कर दूंगा, जितनी बार बोलूंगा मैं रिपीट कर दूंगा, मगर ये मिस नहीं होना चाहिए। अब क्या निकालना बता, अब निकालना इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है ना। तो मोलर कंडक्टेंस इस दूसरे वाले सॉल्यूशन का, इस दूसरे वाले सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा आसान है, देखिएगा यहां कर ले। μ2 इज इक्वल टू, याद कर क्या होगा, K2 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, याद कर ऐसा होता था। अभी अभी K2 कैलकुलेट हुआ ना, K2 का डेटा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी 0.02, चलो कर दिया 0.02। अब इसको निकालो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे सारे ना, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, आंसर यहां पर हो जाएगा किस में, बोल यूनिट बता, क्या आंसर आएगा यूनिट का। यूनिट क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बोल यूनिवर्स। ये होमवर्क है, इसको कंप्लीट खुद से कर लेना है। मैं क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं, यहां देख सबके सब, लिखो मत, यहां देखो, इस सवाल में दो सॉल्यूशन KCl का दिया है मगर सेल सेम है। बता सेल के सेम होने का क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ आगे आंसर इसका 125 आ रहा, एग्जैक्ट 125, तो ठीक है लिख लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। एग्जैक्ट आंसर यहां पर आ गया 125, तो अच्छी बात है। ये साइमन है, ये 5 नहीं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बोल यूनिवर्स। मुझे बता सेल सेम होने का इंपॉर्टेंस क्या है। देख सवाल का आंसर अपनी जगह पे है, पहले समझो सवाल को, समझो क्वेश्चन को समझो कि कैसे किया मैंने। पहले बता सेल सेम होने का इंपॉर्टेंस क्या है, जल्दी बोल। L बाई ए सेम होगा, है कि नहीं। तो जैसे सेल सेम है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही स्विच कर रहा है कि L बाई ए दोनों केस में सेम रहेगा, राइट। तो फिर मैंने क्या करा, ये डेटा दिया था, इसको अपनी सहूलियत के लिए मैंने साइमन पर सेंटीमीटर में कर लिया ना, ताकि आप कैलकुलेशन ये सब फॉर्मूला बिना किसी दिक्कत के अप्लाई कर सको, है ना। तो वो किया मैंने। 0.1 मोलर का जो डेटा दिया था मैंने नोट करा, खुद से कुछ नहीं करा, डेटा न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। इसका डेटा रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, आपको इसका K कैलकुलेट करना है तो ठीक है। सॉरी नहीं K1 इसका दिया है ना 0.1 मोलर वाले का, 0.1 मोलर वाले का K1 आपको दिया हुआ है। तो मैंने क्या करा, हाँ भाई मैंने क्या करा इसमें,
वही ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो L बाई ए कैलकुलेट हो गया। जो L बाई ए आएगा वो दोनों केस में वैलिड होगा क्योंकि सेल तो सेम है। जैसे L बाई ए आ गया, हमने इस सॉल्यूशन को रिकंसीडर किया क्योंकि भाई आपको कैलकुलेशन इसी सॉल्यूशन पे करना है ना, तो इसको रिकंसीडर करेंगे, आराम से इसका K2 आ जाएगा। मोलैरिटी आपको दिया हुआ है, अगर मोलैरिटी दिया है तो K2 अगर है आपके पास, इस छोटा सा फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस किया हुआ है, अप्लाई करेंगे, आंसर 125 के बराबर हो जाएगा और ये सॉल्व हो गया। बता समझे सारे? समझ गए? लिख के बता, समझ गए ना? चलिए इसको जल्दी नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर बाकी बातें करते हैं, ठीक है ना? जल्दी नोट करें इसको। ओके नोटेड? चलिए, तो ये कोलरॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है। इनफैक्ट फर्स्ट एप्लीकेशन का एक ही क्वेश्चन यहां पर है और भी क्वेश्चन है CRQMS के, मगर वो सब क्या है कि 2-3 एप्लीकेशन मिला के दिया हुआ है ना? तो फर्स्ट एप्लीकेशन सबको क्लियर हुआ? लिखे था फर्स्ट एप्लीकेशन सबको क्लियर हुआ? और ये तो न्यूमेरिकल, ये तो पिछले टॉपिक, मतलब इससे पिछले टॉपिक का है ना। फर्स्ट एप्लीकेशन सबको क्लियर हुआ? क्वेश्चन कैसा रहता है? वीक का म्यू नॉट कैलकुलेट करना होता है, स्ट्रॉन्ग का दिया रहता है, अब जोड़ घटाओ जो करना होता है करते हैं और फाइनल आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी और क्वेश्चन आएगा आगे, तो हम एप्लीकेशन 1 यहीं पे खत्म कर रहे हैं, क्वेश्चन अभी और इसके करेंगे आगे। अब सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, जो कि अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन है। कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको याद है? ये मैंने A5 में कराया था ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख के बताना जरा, A5 में कराया था क्या? लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में A5 बैच में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ है ना? मालूम है सबको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है डिसोसिएटेड मोल्स बाय इनिशियल मोल्स या डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। आई होप आपको याद है ना? चलिए फिर ठीक है। देख नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या? नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कैलकुलेट करना और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना। क्या करना? अल्फा कैलकुलेट करना और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना। अगर अल्फा मालूम है तो आसानी से डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ याद है सबको? बता दो, ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ कितनों को याद है? बता यस और नो। ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, इसका जिक्र मैंने किया था, अब याद करिए। लिक्विड सॉल्यूशन में भी इसका रिवीजन हुआ है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। याद करो, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर ना सबको? चलिए, तो अब यहां पे हम दूसरे सेक्शन की बात करेंगे। दूसरा सेक्शन यानी कि दूसरा एप्लीकेशन कोलरॉस लॉ का, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा एंड केडी मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा एंड केडी, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आपके पास अल्फा प्रेजेंट है, अगर आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया, कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा। अगर आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया, कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा, तो बहुत आसानी से केडी कैलकुलेट करना पॉसिबल है। अरे यस और नो? कौन से लॉ से? लॉ का नाम बोल जल्दी। हाँ भाई, लॉ का नाम बोलो। अरे वीडियो लैग हो रहा है तो उसके लिए मैं कहा, देख यहां सब ठीक आ रहा है भाई, अब दोबारा से कंप्लेन मत करना। वीडियो लैग तुम्हारी वजह से हो रहा है, जिसने बोला है उसकी तरफ से हो रहा है। यहां सब बहुत बेहतरीन चल रहा है। ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉस है ना, ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉस है। ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉस से अल्फा अगर आपको दिया रहता है तो केडी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हाँ बिल्कुल, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए।
स्ट्रॉन्ग का तो अल्फा 1 ही होता है, तो उसको हम थोड़ी काउंट करेंगे, वीक का ही हम, ये सारा डिस्कशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखिएगा थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, यहां देख सब लिखना मत, ये बड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। चलो ए बी कन्वर्ट्स इनटू, बता भाई, ए बी कन्वर्ट होगा, फॉर्मेशन यहां पर होगा, सपोज कर ए प्लस का, प्लस यहां पे फॉर्मेशन किसका हो गया, बी माइनस का। इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें अगर पूरा डिसोसिएशन होगा तो ये होगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ए बी का सी के बराबर है, ए प्लस यहां पे 0, बी माइनस यहां पर क्या 0। जब हमने थोड़ा सा वेट करा तो सी में से माइनस हुआ एक्स, ए प्लस का डेटा एक्स के बराबर होगा, बी माइनस का डेटा यहां पर क्या होगा एक्स। और अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया तो सी में से पूरा सी माइनस होगा, यहां पे सी रिजल्ट आएगा, यहां पे सी रिजल्ट आएगा, और ये घट के कितना हो जाएगा, बोल जल्दी, 0, ये घट के हो जाएगा 0। अब सोचने का, थोड़ा सोचने का विषय है। देखिए अगर यहां पर मैं म्यू कैलकुलेट करूं और यहां पर क्या निकलेगा, म्यू नॉट। देखिएगा ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, डिसोसिएशन पूरा कर दिया, और ये फाइनाइट डाइल्यूशन है, डिसोसिएशन यहां पे पूरा नहीं हुआ है। तो सोचिए इस कंडीशन में म्यू कैलकुलेट होगा एट अ गिवन कंसंट्रेशन, यहां पे सी लगाने का मतलब है गिवन कंसंट्रेशन पे, है ना। और सोचिए म्यू नॉट, ये नॉट का मतलब क्या है, जल्दी बोल, नॉट का मतलब क्या सिखाया मैंने, नॉट का मतलब क्या सिखाया, बोल जल्दी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सबको याद है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो सोचो अगर ए बी का एक्स मोलर डिसोसिएट हो गया, सोचो जितना डिसोसिएशन उतना ज्यादा, हाँ जितना डिसोसिएशन उतना बढ़िया कंडक्शन ना। सोच के देख, ये बात हम 10 बार रिपीट हम लोगों ने करा हुआ है ना, डिस्कस किया हुआ है कि भाई जितना डिसोसिएशन उतना कंडक्शन होगा, यस और नो। जितना डिसोसिएशन उतना कंडक्शन होगा, और जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा और कंडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सबको याद है कंडक्शन क्या होगा, बोल, मैक्सिमम हो जाएगा। आई होप आपको इतना याद होगा। अब आइए आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे डिसोसिएशन एक्स का हुआ है, जितना डिसोसिएशन उतना ही कंडक्शन ना। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वाले कंडीशन में जहां पे मोलर कंडक्टेंस आपका म्यू सी है, सी मतलब गिवन कंसंट्रेशन, और नॉट मतलब क्या, 0 कंसंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैं जो कह रहा हूं वो समझो, मैं जो कह रहा हूं वो समझना है। मैं कह रहा हूं इस वाले केस में, इस वाले केस में ऊपर नीचे भूल जाओ, इस वाले केस में डिसोसिएशन का रीजन एक्स होगा ना, यस और नो, बता। इस वाले केस में डिसोसिएशन का रीजन एक्स है। अगर एक्स ज्यादा है तो समझो आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और कंडक्शन हाइयर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर एक्स कम है तो समझो आयन का फॉर्मेशन कम होगा और जो कंडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। अरे बात को समझे, मतलब ये साफ कहा जा सकता है कि अगर एक्स बड़ा होगा तो ये आयंस ज्यादा बनेंगे और म्यूसी ज्यादा होगा, अगर एक्स छोटा होगा आयंस कम बनेंगे, म्यूसी कम आएगा। मतलब बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि जो म्यूसी यहां पर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा, यस और नो। अब ये तुम बताओ म्यू नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, एनीबॉडी, दिमाग लगाओ, म्यू नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना डिसोसिएशन होता है कंडक्शन उतना ही होता है। तो यहां पे पूरा सी में से सी खत्म हो गया ना भाई, जो डिसोसिएशन जिसका हो रहा होगा वही मैटर करेगा ना। तो सी में से अगर पूरा सी खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इस बार डिसोसिएशन सी का हुआ है, जो कि कंप्लीट डिसोसिएशन है। उसके हिसाब से आयंस का फॉर्मेशन होगा, उसके हिसाब से कंडक्शन होगा। मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि जो म्यू नॉट होगा वो सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सी का मतलब यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन है। और सोचिए व्हाट इज अल्फा, याद करो, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर इस कंडीशन का अल्फा कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, एक्स बाई सी करेंगे, एक्स बाई सी ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मतलब यहां पे अब ये चीजें अब स्ट्रीमलाइन हो रही है। अल्फा इक्वल्स टू, बता भाई, एक्स को रिप्लेस किया जा सकता है म्यू सी से ना, और सी को रिप्लेस किया जा सकता है म्यू नॉट से। मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू पॉसिबल, यहां पर क्या होगा, म्यू सी अपॉन म्यू नॉट। अरे बात को समझे ना, अल्फा इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा म्यू सी अपॉन म्यू नॉट। और एक चीज और, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दिस इक्वल्स टू, थोड़ा सा रिकॉल करो, कभी मैंने पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, म्यू इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू एन फैक्टर। लिख के बता, याद है, कैपिटल लैम्डा इंटू एन फैक्टर। अरे बोला था ना, नहीं याद है तो नोट्स में देखना,
म्यू इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। अब तुम बताओ क्या इसका एन फैक्टर चेंज करेगा? नो, एन फैक्टर तो जो है वही रहेगा, रहेगा ना। तो एक काम करते हैं, यहां देख सारे, म्यूसी को यहां पर क्या लिखा जा सकता है? लैम्डा एट द गिवन कंसंट्रेशन अपॉन यहां पर क्या होगा? लैम्डा गिवन कंसंट्रेशन इनटू एन फैक्टर। लिख सकते हैं ना, म्यूसी को ऐसे लिखेंगे, और म्यू नोट को यहां पर क्या लिखेंगे? लैम्डा नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे ये याद है सबको, म्यू मतलब लैम्डा इनटू एन फैक्टर होता है, सबको मैंने सिखा रखा है भाई, याद है? लिख के होता, और याद है ना? याद है? क्या एन फैक्टर चेंज होगा इस इलेक्ट्रोलाइट का? नहीं ना, ये सॉल्ट है, कोई रिडॉक्स रिएक्शन तो है नहीं, सॉल्ट है, और सॉल्ट का एन फैक्टर कैटाइन के चार्ज का मॉड या एनाइन के चार्ज का मॉड होता है, सबको मैंने समझा रखा है। आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आपको याद आएगा। तो एन फैक्टर तो चेंज होने से रहा, चाहे कोई सा भी डाइल्यूशन होगा, एन फैक्टर आपका अनअफेक्टेड है ना। तो सोचिए, ऊपर एन फैक्टर नीचे एन फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसको आराम से इसे कैंसिल किया जा सकता है ना। तो बोल क्या रिजल्ट आएगा? अल्टीमेट रिजल्ट मैं यहां नोट कर रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू पॉसिबल होगा म्यू सी अपॉन यहां पे लिखा जा सकता है म्यू नॉट इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन यहां पर क्या? लैम्डा नॉट। तो दोनों तरीकों से, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वाले तरीके से भी या मोलर कंडक्टेंस वाले तरीके से भी अल्फा कैलकुलेट करना पॉसिबल है। मुझे तुम बताओगे तो इसमें कोलरॉस लॉ कहां से आ गया? कोलरॉस लॉ यहां पर कहां से दिख रहा बता तो? म्यू नॉट कैसे निकालेंगे? म्यू नॉट निकालेंगे कैसे? हाँ भाई बता ना, कुछ बता, थोड़ा एक्टिव बनो ना। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, सही गलत वो बात की बात है। म्यू नॉट कैसे निकालेंगे? कोलरॉस लॉ से ना। देखो, म्यू नॉट निकालेंगे कोलरॉस लॉ से, है ना। और गिवन कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टेंस होगा म्यू सी, उसको निकालेंगे लैब में, समझे ना। कोलरॉस लॉ से म्यू नॉट निकल जाएगा, लैब में जाके म्यू सी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे अल्फा फाइंड करना पॉसिबल हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब ये भी कोलरॉस लॉ से ही होगा ना। अल्फा कोलरॉस लॉ बिना कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। और एक चीज और, अब देख, अगर इसमें दिक्कत है तो फिलहाल तो आप इसको याद ही कर सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला फॉर्मूला यही है ना, ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। के डी इज इक्वल टू, बोल क्या रिजल्ट आएगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं बहुत आसानी से 1 माइनस अल्फा। क्लियर ना? तो हमें अल्फा के डी दोनों कैलकुलेट करने के बारे में सीखना था ना। तो अगर अल्फा कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। और अब ये फाइनल हो गया। अब ईमानदारी से बोल, किसी टॉपिक में डाउट है? किसी स्टेप में डाउट है? ईमानदारी से बोल, डाउट है तो पूछ लो, डायरेक्ट पूछ लो, यस नो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पूछ लो। अरे पूछ ले भाई, जल्दी पूछ ले। क्लियर ना? तो बड़ा सिंपल सा मामला है, जितना डिसोसिएशन उतना ज्यादा कंडक्शन, तो म्यूसी यहां पर एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और यहां पे कितने का डिसोसिएशन? पूरा सी खत्म, इसमें पूरा सी खत्म हो गया ना। तो जब पूरा सी खत्म हो गया, सोचना, सी लिया, सारा खत्म हो गया, सारा का सारा डिसोसिएट हो गया और आयन में कन्वर्ट हो गया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जितना डिसोसिएशन उतना कंडक्शन। तो कंडक्शन यहां पे म्यू नॉट के बराबर है ना, और डिसोसिएशन यहां पे पूरा सी का है। तो म्यू नॉट यहां पे सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, म्यू सी यहां पे एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अल्फा ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, डिसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेशन बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्स बाई सी। तो एक्स के बदले म्यू सी लिखा जा सकता है, सी के बदले म्यू नॉट लिखा जा सकता है। म्यू सी को लैम्डा सी इंटू एन फैक्टर करेंगे, म्यू नॉट का मतलब लैम्डा नॉट इंटू एन फैक्टर करेंगे, और ये रिजल्ट आएगा। और जब अल्फा कैलकुलेट हो गया तो केडी को भी कैलकुलेट करना पॉसिबल है। चलो जल्दी नोट करो। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों पूरा ब्रेक हो जाएगा? मान लो ब्रेक हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा ब्रेक हो जाएगा, इन्फानाइट डाइल्यूशन हम अचीव कर लिया किसी तरीके से, तो ब्रेक हो जाएगा। चलो जल्दी नोट करो उसको।
हो गया नोट? हो गया ना? तो अगर गिवन कंसंट्रेशन का आपको म्यू दिया हुआ है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का म्यू हम कैलकुलेट करेंगे कोलोस लॉ से, डिवाइड करते हैं तो अल्फा कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाता है। अगर अल्फा कैलकुलेट करना पॉसिबल है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी कैलकुलेट करना पॉसिबल है। और अब ये फाइनल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके भी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लें इसके बाद थर्ड सेक्शन इसका।